अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। पिछली वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डील किया था, पढ़ा था कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, और देन हम एप्लीकेशंस के ऊपर मूव किए थे। और एप्लीकेशंस के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था आइसोबैरिक प्रोसेस, देन हमने आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस की, कि हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, मैंने क्या कहा था आपको शुरू में ही कि भाई नाम से ही हमारे पास पता चल जाएगा कि इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं अगर नाम क्या लिखूं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो आइसो का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आइसो का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था सेम। ठीक है, जो चीज सेम हो सिंपल सी बात थ्रू आउट द प्रोसेस। और थर्म का मतलब क्या बताया था, थर्म का मतलब मैंने आपको बताया था हीट। थर्म का मतलब क्या बताया था मैंने आप लोगों को, थर्म का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था हीट। तो यानी कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास हीट क्या रहे, सेम रहे, उसे हम क्या नाम देंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, हीट अभी हमारे पास सिंपल, अगर हम मोर एडवांसमेंट की तरफ जाएं तो हीट हमारे पास अच्छा ही लग रहा है, बट हम कर लेते हैं टेम्परेचर, क्योंकि हमने हीट और टेम्परेचर को देखा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर, कि हमारे पास हीट और टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं। तो हमारे पास टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इन शॉर्ट टेम्परेचर हमारे पास होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, कांस्टेंट हो, फिक्स हो, उस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम नाम देंगे सिंपल आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कि आ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज सेम या कांस्टेंट या फिक्स इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, यानी कि ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास सिस्टम का हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो, फिक्स हो या सेम रहे, उसे हम नाम लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो देख ले इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि आ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which the temperature of the system is constant is called isothermal process। अच्छा, इधर प्रोसेस लिख दिएगा, सिस्टम नहीं आएगा। a thermodynamic process in which the temperature of the system is constant is called isothermal process। यानी कि एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसको हम नाम देंगे आइसोथर्मल प्रोसेस का हम नाम देंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की, कि हमारे पास अगर हम इसको देखें तो हमारे पास इसके अंदर बेसिकली होता ही क्या है, कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास इधर यूज हो रहा है। इधर मैं आप लोगों के सामने बना देता हूँ सिलेंडर, एक अगर मैंने बना दिया सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का ये मेरे पास पिस्टन है, और ये जो पिस्टन है वो क्या है मेरे पास, मूवेबल पिस्टन है। कौन सा पिस्टन है मेरे पास, ये मूवेबल, यानी कि मूव कर सकता है। ठीक है, ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ऊपर नीचे ये हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको, इसकी जो बेस है हमारे पास वो क्या है, कंडक्टिंग बेस होगी। इसकी जो बेस है वो हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग बेस है, और वॉल्स क्या होंगी, इंसुलेटिंग होंगी। जाहिर सी बात है, मुझे इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी जो वॉल्स है उसको इंसुलेट करना पड़ेगा, और जो मेरे पास बेस है उसको कंडक्टिंग बेस बना लूंगा। तो इधर से मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, डेल्टा क्यू, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी में क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ इस सिलेंडर को। मैंने क्या करा, एक सिलेंडर लिया, उसको अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कुछ प्रोवाइड किया, यानी कि डेल्टा क्यू में क्या कर रहा हूँ, इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ इस सिलेंडर को। इसके अंदर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास एक गैस भरी हुई है। ठीक है, उसके कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स मेरे पास ऑब्वियसली होंगे। ठीक है, अब मैं नाम दे देता हूँ इसका, सिंपल वॉल्यूम का नाम दे देता हूँ। इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो V1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, यानी कि पहला वाला वॉल्यूम। अभी मैंने इसको हीट एनर्जी नहीं दी। ठीक है, हीट एनर्जी को हटा के बात करूँ आप लोगों से, पहले वाली बात करूँ, इनिशियली बात करूँ, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, V1 होगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा, V1, और टेम्परेचर क्या होगा, वो भी होगा मेरे पास T1। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं प्रेशर की, तो प्रेशर भी क्या होगा, P1 होगा। अब जैसे ही मैंने इसको अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या करी, प्रोवाइड करी, और इसका जो टेम्परेचर था वो क्या करा, सेम रखा, कांस्टेंट रखा, फिक्स रखा, यानी T1 था, तो अब भी क्या रखना है, T1 ही रखना है भाई। टेम्परेचर में कोई चेंज लेकर नहीं आना है। मतलब अब मैं प्ले किससे करूंगा, मैं प्ले करूंगा प्रेशर और वॉल्यूम से प्ले करूंगा। ठीक है, आप लोगों के जहन में सवाल आएगा कि भाई सर हम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, टेम्परेचर को तो इंक्रीज होना चाहिए। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर के जो फैक्टर है हमारे पास, हम उससे प्ले करेंगे। ठीक है, यानी कि जो इधर सब कुछ काम करेंगे वो हम किससे करेंगे, प्रेशर से काम करवाएंगे। ठीक है, अभी हमने क्या करा, अब अगर हम फाइनली देखें तो ये फाइनली मैं इसी कंटेनर को ड्रॉ कर रहा हूँ, होगा क्या, होगा ये कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो मैं इस सिलेंडर को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये जो गैस होगी ये क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी ऑब्वियसली। जब ये एक्सपेंड करेगी हमारे पास, तो क्या होगा, इसका जो मूवेबल पिस्टन है वो ऊपर की जाने को जाएगा। वो कहाँ चलेगा, पहले इधर था, इनिशियली वो इधर था, अब कहाँ चले जाएगा, अब वो चले जाएगा इधर।
तो यानी कि इसका वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, और अब क्या हो गया हमारे पास V2 हो गया। पहले क्या था V1 था, अब V2 हो गया, यानी वॉल्यूम तो चेंज हो गया। टेम्परेचर को आपने याद रखना कांस्टेंट रखना है। अच्छा, प्रेशर का क्या मामला है? अब प्रेशर का ये मामला है कि मेरे पास जो प्रेशर होगा वो P1 से किस में चेंज हो जाएगा, P2 के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास प्रेशर डिक्रीज हुआ होगा। इधर मेरे पास क्या होगा, सिंपल प्रेशर डिक्रीज होगा। क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज, यानी कि वॉल्यूम को बढ़ाया, प्रेशर कम हुआ। कैसे? देखो पास में इधर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, इधर कुछ ना कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि इसके पास क्या है, वॉल्यूम कम है, तो मतलब कंजेस्टेड जगह है हमारे पास। तो इधर क्या है, प्रेशर इधर हमारे पास बिल्डिंग है, इधर प्रेशर ज्यादा है। अब क्या कह रहा, मॉलिक्यूल सेम ही थे, मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम ही थी, मैंने क्या कहा, इसको वॉल्यूम ज्यादा दे दिया। जब वॉल्यूम ज्यादा दिया तो आराम से क्या हुए, जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारे पास सिंपल इजी हो गए, तो उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हमारे पास उनका कम हो जाएगा। यानी कि हमने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को बढ़ाया तो टेम्परेचर को तो हमने सेम रखा, मतलब से हुआ क्या, प्रेशर क्या हो गया हमारे पास, प्रेशर हमारे पास डिक्रीज हो गया, प्रेशर हमारे पास डिक्रीज हो गया, ठीक है। इसकी मिसाल सिंपल ऐसी है, कुछ छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अगर छोटे बच्चों को एक छोटे से कमरे में बंद कर देंगे हम लोग, तो क्या होगा, वहाँ पे वो लोग शरारत करेंगे, सिंपल सा, ठीक है। और अगर हम वही उनको क्या करें, बड़े से हॉल के अंदर उनको छोड़ दें तो खैर खेलेंगे तो वहाँ पे भी, पर वहाँ पे जो खराबा करेंगे वो छोटे कमरे से मुकाबले में थोड़ा कम शरारत करेंगे, यानी कि लगी वगी नहीं। अगर छोटे कमरे बंद करेंगे तो हो सकता है WWE स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये मामला है कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या था, मॉलिक्यूल्स तो वही थे, पर इधर जगह कम थी, वॉल्यूम कम था, तो प्रेशर हमारे पास बिल्डिंग था, प्रेशर ज्यादा था। जैसे मैंने इसके ऊपर से ये हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ड्यू टू सप्लाई ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास प्रेशर जो था वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि टेम्परेचर हमने क्या रखा है, उसको सेम रखा है। अगर आप इसको थोड़ा रिकॉल करें तो ये हमारे पास एक और चीज की तरफ जा रहा है। कौन सी चीज की तरफ? हमारे पास बॉयल्स लॉ भी तो हमें ये कहता था कि वॉल्यूम बढ़ाओ प्रेशर कम, या वॉल्यूम को कम करो प्रेशर हमारे पास ज्यादा। बॉयल्स लॉ में ये कहते थे ना कि वीआईपी काम हो रहा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते थे इसके अंदर, हम टेम्परेचर को क्या रखते थे, हम इसके अंदर कांस्टेंट रखते थे, तो यानी कि वॉल्यूम को बढ़ाया प्रेशर कम, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एक एमसीक्यू आ जाता है, मैंने इसलिए इधर एमसीक्यू लिखा है कि हमारे पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक है। आप लोग अपने पास लिख सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ स्टेटमेंट को। आइसोथर्मल प्रोसेस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो हमारे पास आइसोथर्मल जो प्रोसेस है, हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है किसकी, हमारे पास बॉयल्स लॉ की, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसकी सिंपल मैथमेटिकली बात कर लेते हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, मैथमेटिकली हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी क्या, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। इधर हमने क्या रखा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, इधर हमने क्या करा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, यानी कि जो डेल्टा यानी कि चेंज जो आ रहा है टेम्परेचर में वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। और एक और चीज मैंने आप लोगों को बताई होगी कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरनल एनर्जी के। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटरनल एनर्जी के हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यानी कि जब मेरे पास चेंज जो है टेम्परेचर के अंदर वही जीरो है, तो मेरे पास जो डेल्टा U जो इंटरनल एनर्जी होगा उसका भी चेंज क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर को बढ़ाओगे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर को कम करोगे इंटरनल एनर्जी कम होगी, और आप कुछ भी नहीं करोगे, सेम ही रखोगे, चेंज ही नहीं करोगे किसी चीज को, टेम्परेचर को चेंज ही नहीं करोगे, तो डेल्टा U भी चेंज नहीं होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी आपकी चेंज नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, मेरे पास सिंपल जीरो के इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है कि डेल्टा T यानी कि टेम्परेचर हमारे पास जीरो है, तो डेल्टा U भी जीरो हो जाएगा, यानी कि चेंज नहीं आ रहा। टेम्परेचर में चेंज आएगा तो इंटरनल एनर्जी में कोई फर्क आएगा, तो जब टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आ रहा, जब टेम्परेचर ये आप फिक्स रख रहे हो, सेम रख रहे हो, तो उसके अंदर हमारे पास इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हमने डेल्टा U को जीरो सपोज कर लिया। अब जैसे कि हमें पता है डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W होता है, और अब हमें पता चल गया कि भाई डेल्टा U क्या है, हमारे पास इसके अंदर जीरो है, बिकॉज हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर है वो हमारे पास जीरो आ रहा है। तो इधर मैं इसको हिंट दूंगा कि भाई हमारे पास डेल्टा U किसके इक्वल है, जीरो के, तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U की जगह क्या आ जाएगा, जीरो प्लस डेल्टा W, जीरो को डेल्टा W में प्लस करेंगे आप लोग तो डेल्टा W आ जाएगा। यानी कि ये मेरे पास एक फाइनली स्टेटमेंट आ गई है। एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसकी स्टेटमेंट है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मेरे पास आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर ये हमारे पास काम होता है। यानी कि अगर इस एक्सप्रेशन को देखो, गौर से देखो, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर को सेम रखो, टेम्परेचर को सेम रखो, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
डेल्टा क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे थे सिलेंडर को, जितनी बढ़ाओगे उतना वर्क डन होगा, उतना क्या होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, उतना हमारे पास वर्क डन होगा। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम वर्क डन होता है। क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम वर्क डन होता है। क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई और फैक्टर है ही नहीं। हम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बढ़ाएंगे, सिंपल सा हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारे पास हो जाएगा। तो मतलब इसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन हमारे पास हो रहा होता है। ठीक है, तो ये भी एक एमसीक्यूज का पॉइंट है, ये 2 एमसीक्यूज के पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट, तो ये आपके बोर्ड के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और आपके ये एप्टीट्यूड टेस्ट के भी हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि हमारे पास थर्मल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन होता है। ठीक है, और ये हमारे पास बॉयल्स लॉ की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कौन, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से, ये तो मैंने फाइनली एक्सप्रेशन बना ली मैथमेटिकली। अब मैं बात कर लेता हूँ ग्राफिकली। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ ग्राफिकली, भाई इसका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होता है। ठीक है, ग्राफ को प्लॉट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज समझाना चाहता हूँ कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस 2 किस्म के होते हैं। एक होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, एक होता है मेरे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एक होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। एक क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और एक जो होता है मेरे पास वो होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सपेंड करना किसी कोई चीज। ठीक है, तो एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो Q होता है वो क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है और वर्क डन भी हमारे पास 0 से ग्रेटर होता है। तो जबकि कंप्रेशन में हमारे पास क्या होता है, Q लेस देन 0 होता है और वर्क डन भी हमारे पास लेस देन 0 होता है। मतलब ये देखो, बात सुनो, मैंने सिलेंडर इधर ड्रॉ किया था। ठीक है, दोबारा करता हूँ, ये सिलेंडर है, ये फाइनल वाला है जिसके अंदर मेरे पास वॉल्यूम पड़ गया था। ठीक है, ये वॉल्यूम का हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, डेल्टा क्यू प्रोवाइड करा। जब डेल्टा क्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो मतलब डेल्टा क्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यानी कि 0 तो नहीं हो सकता मेरे पास डेल्टा क्यू मेरे पास 0 तो हो नहीं सकता, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जूल्स, कुछ ना कुछ तो होगा, माइनस में हो नहीं सकता। ठीक है, तो जब ये मेरे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी, यानी कि 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 से ग्रेटर होगा। जब 0 से ग्रेटर होगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। अब जितना क्यू ज्यादा उतना वर्क डन ज्यादा, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। तो इसीलिए ये मैंने लिखा है थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सपेंड होना, यानी कि क्यू आपसे 0 से ग्रेटर होगा, वर्क डन भी आपके पास 0 से ग्रेटर होगा। क्यों, क्योंकि आप जाहिर सी बात है क्यू जितना ज्यादा आप सप्लाई करोगे उतना वर्क डन हमारे पास ज्यादा होगा। जितनी हीट एनर्जी हम ज्यादा प्रोवाइड करोगे उतना वर्क डन ये पिस्टन ऊपर ज्यादा आएगा। और कंप्रेशन का बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। क्या हमें क्या करा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी किसी भी चीज से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर दें, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को इसको रिमूव कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये पिस्टन जो है ना आपके पास वो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। जैसे फर्स्ट करें, इधर से मैंने अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल ली, एक्सट्रैक्ट कर ली, जैसे मैं अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्ट करूंगा तो इसका जो पिस्टन है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम इसको निकाल लें, मतलब माइनस कर लें सिस्टम में से। तो इसलिए मैंने लिखा कि Q जो है हमारे पास 0 से कम होगा। ठीक है, और जो वर्क डन है वो भी जैसे पिस्टन ऊपर था अब नीचे आ गया, तो वर्क डन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। देखो पहले इधर था अब इधर नीचे आ गया। कंपैरिजन की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अब इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के अंदर मैं आपको एक्सपेंशन का ग्राफ बना के दिखाया है, इधर ड्रॉ करके। इधर से मेरे पास साइकिल स्टार्ट हो रही है, इसको मैंने नाम दे दिया A इनिशियली। ठीक है, तो उसका प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, उसको मैंने नाम दे दिया P, I का नाम दे दिया। ठीक है, और फिर ये इधर साइकिल इधर आके जो मेरे पास प्रोसेस है थर्मल प्रोसेस, वो हमारे पास पॉइंट बी पे आके खत्म हो रहा है। ए पे शुरू हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है। उसका कुछ ग्राफ ऐसा बन रहा है कि कर्व ग्राफ हमारे पास प्लॉट हो रहा है। और हमारे पास ये पी आई है, और ये अगर हम बी की बात करें तो ये मेरे पास पी एफ मतलब फाइनल जो आपका प्रेशर आया था। और इधर वॉल्यूम वी आई मतलब इनिशियल वॉल्यूम, और इधर आपके पास वी एफ मतलब फाइनल वॉल्यूम जो आपके पास आया है। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम के हमने प्लॉट करा है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे हमारे पास प्रेशर है। अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो देखो ए पे थे हम। ठीक है, ए पे थे हम, हमें बी पे जाना है। ए पे क्या है, मेरे पास वॉल्यूम कम है, ए पे वॉल्यूम कम है और प्रेशर क्या है, ज्यादा। वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा। देखो वॉल्यूम कम है, प्रेशर क्या है, ज्यादा। दोबारा देखो सही से, देखो इधर है ए पे देखो तो वी आई मतलब कम है, तो वॉल्यूम हमारा कम है। और प्रेशर क्या है, प्रेशर देखो इधर प्रेशर ही ज्यादा है, तो प्रेशर हमारे पास ज्यादा है। अब बी के ऊपर आ जाओ, बी के ऊपर देखो क्या है, वी एफ मतलब वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा है। वॉल्यूम हमारे पास क्या है,
ज्यादा है, और प्रेशर क्या है, प्रेशर हमारे पास कम हो गया, प्रेशर हमारे पास कम हो गया। और यही हमारे पास बॉयल्स लॉ कहता है कि भाई वॉल्यूम को बढ़ाओ प्रेशर कम, या वॉल्यूम को कम करो तो प्रेशर हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने आइसोथर्मल प्रोसेस को आज हमने कंप्लीट किया है। मैं आपको एमसीक्यूज के पॉइंट बता दिए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या क्या हमारे पास बॉयल्स लॉ इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, और हमारे पास कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन हमारे पास होता है, तो वो कौन सा प्रोसेस है हमारे पास, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी जो चौथी एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस, उसको कवर करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।